नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, कितनी अफसोसनाक बात है कि बेंगलुरु के केजी हल्ली और डीजे हल्ली में जो मामला पेश आया कुछ साल पहले, और उसमें जो सूरत हाल मुसलमानों की बनी, मुस्लिम नौजवानों की बनी और मुस्लिम नौजवानों के घर वालों की जो हालत है वो नाकाबिले बयान है। ऐसे हालात में केजी हल्ली और डीजे हल्ली के नाम पर बहुत सारे लोगों ने अपना अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश की है, जो सिर्फ़ और सिर्फ कौम का इस्तेहसाल करते हैं, अपने राबितों का, अपने दिखावे और ब्लैकमेलिंग के सहाफ़त का इस्तेमाल करके मज़लूमों के आंसुओं पर अपनी मतलब की दुनिया बसाते हैं। या अगर मैं यूं कहूं कि मज़लूमों को अपनी जेब से खर्च करके, अपना सब कुछ निछावर करके उनके तय खड़े होने के बजाय उन मज़लूमों के ख़ानदान वालों के आंसुओं का इस्तेमाल करके अपने घर का चिराग जलाने की कोशिश करते हैं। और मेरे इशारे जिन जानिब जा रहे हैं, मेरे इस वीडियो को देखने के बाद वो खुद महसूस करेंगे और मुझे उम्मीद है कि शर्म से उनका सर भी झुक जाएगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि कौम का रोना रोने वाले वो अंदरूनी सतह पर इस कदर गंदी सियासत अपनाते हैं कि जो लोग असल में काम कर रहे हैं वो छुप जाते हैं, और जो मजलूमों के आंसुओं पर अपनी घर की दुकान चला रहे हैं वो जो है मंजर आम पर आ जाते हैं। मेरे इन सख्त अल्फाज को कुछ लोगों को बर्दाश्त करना होगा, इसलिए कि हकीकत है। मैं चाहूं तो नामों को भी बयां कर सकता हूं, लेकिन सीधी बात, किसी के इज्जत नफ्स पर हमला नहीं करता। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ उनको राह रास्त पर लाना होता है। इस वजह से कभी कभी मुझे कुछ चुभते हुए अल्फाज का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसलिए कि सीधी बात है। आज मुझे ये इसलिए कहना पड़ रहा है कि जनाब एडवोकेट ताहिर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें कंदड़ा चैनलों के बहुत सारे नामानिगार भी थे और हमारे रिपोर्टर्स भी थे। तो उन्होंने जो अपना दुखड़ा सुनाया है उसकी वजह से मुझे ये तमहीद बांधनी पड़ी। और जहाँ तक बात है केजी हल्ली डीजे हल्ली के सिलसिले में जो केस चल रहा है, उन बच्चों को, उन मासूमों को रिहा करने के सिलसिले में उन्होंने बहुत अहम तरीन सवालात उठाए। एक तो ये कि जो इनोवा जलाई गई और वो खुद एक मुसलमान की थी, और उस मुसलमान की कार को जलाने में जिन लोगों को कसूरवार ठहराया गया है यहाँ की पुलिस की जानिब से, वो भी मुसलमान हैं। और यह नहीं है कि इंक्वायरी में भी उन्हीं मुसलमानों को शामिल किया गया है। तो ये एक अलग ही तरह एक गंझलक मामला है। इसको उन्होंने सवाल उठाया आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और इसके अलावा भारत के मुख्तलिफ इलाकों में फसादात आ रहे हैं, इस तरह के मामले पेश आ रहे हैं, लेकिन कहीं भी UAPA का जो है तहत मामले दर्ज नहीं हुए हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ केजी हल्ली और डीजे हल्ली और हुबली में जो पेश आए फसादात हैं, वहीं के मुस्लिम नौजवानों को टारगेट बना करके जो बेकसूर हैं उन पर UAPA थोप करके जो है उनके खिलाफ लगातार जेल में सड़ने के लिए छोड़ा जा रहा है। ये कहते हुए उन्होंने आज ऑब्जेक्शन किया है। शायद मेरे से ज़्यादा उनके अल्फाज आपके समझ में आएंगी, इस वजह से मैं ये वीडियो आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। देखो, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसका मकसद सिर्फ ये है, 3 साल डीजे हल्ली केस में हो गए और 1 साल नेटवर्क केस में हो गए। डीजे हल्ली केस में आपको खुद सबको मालूम है कि वो एक राइटिंग इंसिडेंट था। उस राइटिंग इंसिडेंट होने के बावजूद भी उसको एक UAPA एक्ट इन्वोक करके उसको एक टेरर एक्ट बताया गया, जिसकी वजह से आज भी 30 पर 7 लोग जेलों के अंदर हैं।
और उनमें उनको जेल में रखने के लिए, और क्योंकि एक ख़ास कम्युनिटी से टारगेट करते हैं, कम्युनिटी के अलावा कुछ ही ऐसे लोग हैं जो कि आम तौर पे समाज की में जो बुराइयां होती हैं उनके खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ आम तौर पे वो लोग आगे आते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को टारगेट करके उन लोगों को UAPA सेक्शन डाला गया। तो उनको जब उनके ऊपर UAPA डाला गया तो सबको मालूम था कि इनके ऊपर कोई एविडेंस नहीं है। तो NIA ने अपने एलिगेशन को मैच करने के लिए उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट को फैब्रिकेट किया। उनमें से एक जो ग्लेरिंग एग्जांपल है, जो कि एक आम आदमी देखे भी जान सकता है, एक इनोवा कार का बर्निंग का इशू। इनोवा कार का बर्निंग का इशू स्टेट पुलिस ने क्राइम नंबर 235 में रजिस्टर किया। उन्होंने पूरा इन्वेस्टिगेट किया और इन्वेस्टिगेट कर उसके बाद चार्जशीट फाइल करी नवंबर के महीने में। और चार्जशीट में क्लियर से बोला एक्यूज नंबर 1, एक्यूज नंबर 8, एक्यूज नंबर 9 एंड एक्यूज नंबर 18, इनके नाम मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस रिलीज में है। इन लोगों ने इनोवा कार जलाई। मगर NIA ने क्या किया, दिसंबर के महीने में 5 लोगों को पकड़ा, एक्यूज नंबर 19 से लेके 24 तक। इन कोई ऊपर एलिगेशन लगाया, इन लोगों ने इनोवा कार जलाई। अब आप सोच समझिए, एक ही इनोवा कार 2 ग्रुप कैसे जला सकते हैं? चलो अज्यूम करो भाई ये 4 + 5 और 9 लोगों ने मिलकर जलाई होगी। ठीक, इन 5 लोगों का नाम इस चार्जशीट में रहना ना नहीं रहना, और जो विटनेस ने रिकॉर्ड किया उन्होंने इन 5 लोगों के बारे में बोलना नहीं बोलना। और NIA ने क्या किया कि जो स्टेट पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशंस थी और जो स्टेटमेंट्स जो उन्होंने रिकॉर्ड की थी पहले 45 डेज के अंदर, वो कोई भी स्टेटमेंट्स चार्जशीट में डाली नहीं। मिसलीड किया कोर्ट को, इवन एक्यूज को जेलों में रखने के लिए मिसलीड किया। पर कोर्ट के ऑर्डर के बाद हमको स्टेटमेंट्स मिली। जब स्टेटमेंट को हमने कंपेयर किया, जो केस NIA ने किया था और जिससे स्टेटमेंट था वो इंटायरली डिफरेंट था। और जो 2 विटनेसेस के बारे में NIA बोल रही है जिन्होंने 5 लोगों को इनोवा कार जलाते देखा, वो एक्यूज ये CW1 अजय सारथी है और CW9 संदीप मुलगी है। ये दोनों पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस इंस्पेक्टर है, एक पुलिस सब इंस्पेक्टर है। अगर इन्होंने सच में देखा होता तो सबसे पहले अपने पुलिस स्टेशन की जो केस है उसमें वो लोग स्टेटमेंट देते। उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया। फिर 4 विटनेस ऐसे हैं जो कि यहाँ पर 235 में भी हैं और NIA के उसमें भी हैं। इन 4 विटनेस ने अगर यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है इनोवा कार के बारे में, तो नेचुरली NIA के सामने ही बोलते थे। उन 4 विटनेस ने नहीं बोला। या यही नहीं, स्टेट पुलिस के जो पुलिस के स्टाफ थे उनमें से 3 पुलिस वालों ने अपने मोबाइल फोन में 2 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड किया है। कितने घंटे का? 2। अब आप समझिए, पुलिस वाला खुद जब वीडियो रिकॉर्ड करता है तो क्या करता है, उन्हें कॉन्शियस रहता है। उन्हें पेड़ों का, रोडों का नहीं करता है, लोगों, उन्हें क्या करता है, जहां पे क्राइम इंसिडेंट होता है उसका करता है। मगर वो वीडियो क्लिप पहले NIA ने छुपाया, पहले हमको दी नहीं, फिर बोला डिस्ट्रॉय हो गई। फिर कोर्ट ने जब स्ट्रिक्ट डायरेक्शन दिया तब उन्होंने जाके वीडियो बनाया, और उस वीडियो में कोई भी ऐसा इंसिडेंट ये करते हुए दिख नहीं रहे जो लोगों को जेलों के अंदर रखा हुआ है। ये हुआ किसका? DJLE KJLE केस का। और ये सारे हम जो एविडेंस हैं कोर्ट के सामने हम ला रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी कुछ इनको रिलीफ मिलेगा। परवीन नट्टर केस में आप लोगों को सबको मालूम है, परवीन नट्टर केस एक बहुत ही बड़ा फेमस केस था कर्नाटका के अंदर। उसके बाद बहुत सारी पॉलिटिक्स हुई, सब कुछ हुआ उसमें। उस केस में जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, पहले 25 दिन, तकरीबन 20 से 22 दिन, तब कोई आई विटनेस नहीं था। NIA की चार्जशीट में आई विटनेस आ गए। जब हमने स्टेटमेंट निकालने की कोशिश की पुलिस वालों की, तो NIA ने क्या बोला, वो स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी पुलिस की स्टेटमेंट डाल दिया। तो जब हमने लिस्ट मिली तो हमें मालूम चला कि जो विटनेसेस स्टेटमेंट्स हैं, नंबर ऑफ पेजेस जो इन्वॉल्व है एक स्टेटमेंट में, वो डिफरेंट हैं अदर देन द NIA की स्टेटमेंट से। तो ये साफ दिखाता है कि NIA ने स्टेटमेंट को फैब्रिकेट किया है, और सिर्फ इसलिए फैब्रिकेट किया है कि आई विटनेस की एक स्टोरी, फॉल्स स्टोरी क्रिएट किया जा सके। और इसी के लिए हमने इसके ऊपर एक 340 कंप्लेंट ट्रायल कोर्ट में डाल दिया, जिसमें हमने बकाया डिमांड किया है कि एक इंक्वायरी होए और जो एयरिंग ऑफिसर उनके ऊपर प्रॉपर एक्शन हो। अब मैटर कोर्ट में है और मैं उम्मीद करता हूँ कोर्ट इसको करेगा। और बेल के बारे में भी हम ये सारी चीज़ें कोर्ट के सामने ला रहे हैं, और हम लोग सब उम्मीद करते हैं कोर्ट हमारे को इसमें हेल्प करेगा। जिस तरीके से बाकी मर्डर इंसिडेंट में दूसरे एक्यूज लोगों को रिलीफ मिला है, मैं उम्मीद करता हूँ इसमें भी इनको मिलेगा। Your statement in the press conference, what you said is that the cases or the charges have been framed and manipulated, fabricated against the accused of the DJLE and Praveen Nettaru case. So, are you going to challenge this UAPA? See, basically, you know that how hard is the court system. If we challenge it also, it will take years together to come out. See, I tell you one small incident. I take example of DJLE, KJLE incident.
I am not supporting this incident, and this is condemnable incident, and this our civil society, such incident should not be happen. But see, this station war attack, UAPA was involved. You may be aware that there is an incident happened in the Lal Killa in doing Kisan protest. There are so many police were attacked. UAPA was invoked? No. Hardik Patel case was there in Gujarat. There are more than 17 people who have died. 9 police also died. In that all incident, not even single UAPA was there. You may be aware the incident of Ram Rahim arrest. When Ram Rahim was convicted, there is a large scale violence was happened. 47 police personnel were murdered. How many? 47 police personnel. But no UAPA was there. So wherever a member of minority community involved, either a DJLE, KGLE or in a Hubli case, there they immediately invoke UAPA. In Manipur, 60,000 FIRs. How many? 60,000 FIR. Not even one single UAPA. So these the conduct of the agencies, which gives a scope for a questioning. So do you think all this was manipulated to ensure that UAPA Act has been imposed and it becomes more difficult? See, basically what, two people to come out. Two people to come out to from the bail. See, that is the only intention. Can you make a full statement of that? See, there is a very specific statement in respect of Parveen Nattar, I tell you. See, there is 8 incident was happened. 8 incident, murder incident, communal murder. Minority murder, majority community murder, minority. But all it's a murder incident, purely murder incident. But only selectively 2 incident, UAPA was invoked. All other 6 incident, UAPA was not invoked. I had given you details of all the FIRs with the statement, and I had given the bail orders number also. In all the 6 cases, bail was granted. In the 2 cases where the Muslims were accused, bail were not granted. That is only because of UAPA was invoked. But it is a simple murder case, and in Supreme Court in senior NR case in 2017 itself clearly stated that in the cases of communal murder, UAPA cannot be invoked, terror cannot be considered a terrorist activity. आइए नाज़रीन गिरामी, ये हमारी हालत है बहरकैफ जो लोग भी इस वक्त जो है अंदरूनी सतह पर अलग अलग लीडरान से मुलाकात करके अलग अलग तरह के दावे करके जो है अपना कुछ चला रहे हैं, वो उन हकीकी लोगों से मुलाकात कराएं जो ज़मीनी सतह पर कानूनी सतह पर लड़ाई लड़ रहे हैं नौजवानों को बाहर निकालने के लिए। उनको सपोर्ट करें, उनका हाथ मजबूत करें। कोई वहाँ छीना झपटी कर रहा है, कोई वहाँ हाथ मार रहा है, कोई यहाँ हाथ मार रहा है, और जो मजलूम है उनके घरों तक कुछ पहुँच नहीं रहा है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। कौम को कब तक आप इस्तेहसाल करते रहेंगे कौम का। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए खबरों की जानिब बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश कुल्लू मनाली और वहाँ के हालात बहुत ही ख़राब है नाज़रीन गिरामी। ये 2 वीडियोस देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से वहाँ ज़मीन खिसक रही है, सैलाबी सूरत हाल है और लगातार बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ज़मीन दोष होती हुई जा रही हैं। ये कुछ वीडियोस वहाँ से आई तो सोचा कि जो है वहाँ की तफसीलात आप लोगों के सामने रखूँ। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक में कांग्रेस लगता है कि अपना ऑपरेशन हाथ जो है वो मजबूती के साथ जो है उस मिशन को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। दरअसल आइनूर मंजुनाथ जो बीजेपी के मजबूत लीडर माने जाते थे, वो आज 100 से जायद कारकुनान के साथ कांग्रेस में शामिल हुए हैं। DK शिव कुमार ने जो है इस वक्त स्ट्राइक करते हुए एक बहुत बड़े लीडर को अपने हवाले कर लिया है अपने अंदर। लिंगायत तबके से ताल्लुक़ रखने वाले आइनूर मंजुनाथ एक मजबूत लीडर माने जाते हैं और 100 से जायद अपने कारकुनान और फॉलोअर्स के साथ कांग्रेस में ज्वाइन होने के बाद महसूस ये होता है कि कांग्रेस जो है कर्नाटक में लगातार अपने आप को खुद को मजबूत करने के लिए ऑपरेशन कमल से पहले ही ऑपरेशन हाथ का आगाज़ कर दिया है। आइए नाज़रीन गिरामी, एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अरीब अहमद की। जी हाँ, चंद्रायन की कामयाबी की वजह से कल से जो इस वक्त पूरा मुल्क इसमें डूबा हुआ है मसरत और शादमानी में, तो इस दरमियान में जो है जाहिर सी बात है खुशी की बात है और कल मैंने इस पर पूरा तबसरा किया, उसकी तफसीलात में जाऊंगा नहीं, लेकिन मुसलमानों का एक मुसलमान साइंटिस्ट का उसमें किस तरह हाथ है उसको मैं लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, इसलिए कि कभी कभी खुशी और शादमानी में असल लोगों की पहचान और शनाख्त भी कुछ लोग भूल जाती है। अरीब अहमद हैं जो यूपी के कटौली से ताल्लुक़ रखते हैं और ये जो है 2021 में इसरो में ज्वाइन हुए थे और जब से वो ज्वाइन हुए मिशन चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट में उन्होंने
अपना पूरी सलाहियतें जो है डेडिकेट की। इस वजह से उनकी तस्वीर भी इस वक्त जो है जो लूनार मिशन है उसमें जो है उनका हिस्सा था। इसी बात को लेकर के जो है इस वक्त बिलखुसूस मुस्लिम बिरादरी में जो है खुशी और मसरत देखने को मिल रही है। नाज़रीन गिरामी, चारबाग स्टेशन को तो आप जानते होंगे लखनऊ के यूपी में, लेकिन कभी आपने देखा है कि चारबाग स्टेशन के अंदर किसी ने गाड़ी खड़ा की हो, गाड़ी खड़ी की हो अपनी कार, अपने इख्तिदार के नशे में? जाहिर सी बात है उस वक्त उसमें एमपी तो थे नहीं, लेकिन उनको लेने के लिए गए थे। दरअसल ये जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं ये चारबाग स्टेशन की है लखनऊ की, जहां पर जो है यूपी मिनिस्टर जो है वो आने वाले थे बरेली से। तो इस दरमियान में जो है सीधे के सीधे कार ड्राइवर ने कार को कार पार्किंग में रुकाने के बजाय स्टेशन के अंदर ही घुसा दिया और किस तरह एस्केलेटर को इस्तेमाल में लाया है उसको भी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इसको देखने के बाद ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कभी कभी इख्तिदार का नशा सर चढ़कर जब बोलने लगता है तो क्या कुछ काम करवाता है। इधर ईरान, सऊदी अरब, मिस्र, मुत्तहिदा अरब इमारात और अर्जेंटाइन ब्रिक्स ग्रुप ब्राज़ील, रूस, हिंदुस्तान, चीन और जनूबी अफ्रीका के नए रुकन बनेंगे। ब्राज़ील के न्यूज़ पोर्टल UOL ने सरबराही इजलास के हतमी दस्तावेज के मुसवदे का हवाला देते हुए इस बात की इत्तला दी है। रिपोर्ट के मुताबिक जोग्राफियाई तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए एक और अफ्रीकी मुल्क को इस फहरिस्त में शामिल किया जा सकता है। ब्रिक्स सरबराही इजलास 22 से 24 अगस्त तक जोहान्सबर्ग में हो रहा है। कॉन्फ्रेंस में चीन, हिंदुस्तान, ब्राज़ील और जनूबी अफ्रीका के रहनुमा शिरकत कर रहे हैं। रूस की नुमाइंदगी वजीर खारिजा सरगई लावरूफ कर रहे हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरबराही इजलास में शिरकत की थी। हाल ही में अर्जेंटाइन, ईरान, अलजायर, ट्यूनिस, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र समेत कुल 23 ममालिक ने ब्रिक्स में शमूलियत इख्तियार करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। तो अब देखना है कि जो इसमें शमूलियत के बाकायदा सऊदी अरब, ईरान, मिस्र, मुत्तहिदा अरब इमारात और अर्जेंटाइन को इस वक्त जो है नए रुकन बनने का इशारा भी मिल चुका है। आइए नाज़रीन गिरामी, बात करते हैं इस वक्त मेवात की। हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को होने वाले तशद्दुद में मुलव्वस एक शख्स को जिले में पुलिस के साथ इनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस की गोली उसके टांग में लगने से वह जख्मी हुआ। एक हफ्ते से ज्यादा अरसे में पुलिस और नूह तशद्दुद के मुलजिमान के दरमियान ये तीसरा मुकाबला है। पुलिस ने बताया कि वाक़े के वक्त उसामा उर्फ पहलवान नामी मुलजिम नूह के फैरोजपुर नमक गांव से आली मेव जा रहा था। इस दौरान पुलिस ने उसे घेर लिया, उसकी टांग में गोली मारी ताकि वो भाग न सके। मुलजिम नूह में आतिशजनी के इल्जाम में मतलूब था। नूह पुलिस ने बताया कि उसे वोजिना नहर के करीब से गिरफ्तार किया। उसे जख्मी हालत में नलहर मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया गया। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से देसी साख्ता कट्टा और मोटरसाइकिल बरामद किए, इस बात का दावा किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन गिरामी, जिस तरह की यहाँ पुलिस कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है उसको देखने के बाद आप कह सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर बुलडोजर चला। पहले तो फसादात करवाए गए, फसाद करने पर मजबूर किया गया। इस दरमियान में मुसलमानों पर पथराव का इल्ज़ाम लगा करके उनकी दुकानों को आग लगाई गई, उनके घरों पर पथराव किया गया, उन पर फायरिंग कर दी गई। इसी कई वीडियोस हमारे सामने आई। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पकड़ धकड़ शुरू हुई, नौजवानों को गिरफ्तार करना शुरू किया गया। खवातीन के साथ जुल्म सितम और तशद्दुद अपनाने की कई वीडियो मेवात से सामने आने लगी। फिर उसके बाद जब जो लोग गायब हो गए कि जो है बेकसूरों को गिरफ्तार किया गया है, तो अब जो है इनकाउंटर के जरिए से उनको जख्मी किया जा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है, जबकि मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी जैसे लोग जो इसके पूरी की पूरी जहनी साजिश के तहत यहाँ फसादात करवाए थे, वो मोनू मानेसर इस वक्त फरार है और पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर रही। जो असल मुलजिम है उसको छोड़ा गया है और जो नहीं है उन पर जो है जुल्म ढाया जा रहा है। ये कहते हुए इस खबर को लेकर के अलग अलग तबसरे इस वक्त सामने आ रहे हैं। नाज़रीन, कांग्रेस के सीनियर लीडर मणिशंकर अय्यर जो यूपीए हुकूमत में मरकजी वजीर थे, उन्होंने साबिक वजीर आजम PV नरसिम्हा राव पर तंज किया। अपनी किताब मेमोरीज ऑफ मावेरिक की रिलीज के मौके पर उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव मुल्क के पहले BJP PM थे। अपनी किताब के इजरा पर अय्यर ने कहा, नरसिम्हा राव एक फिरका परस्त और हिंदुत्व की तरफ झुकाव रखने वाले रहनुमा थे। इस दौरान अय्यर ने नरसिम्हा राव के साथ अपनी बातचीत का भी जिक्र किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मणिशंकर अय्यर ने बताया कि एक बार अय्यर PV नरसिम्हा राव के साथ राम रहीम यात्रा निकाल रहे थे। इस दौरान राव ने उनसे कहा उन्हें उनके दौरे पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन उन्हें सेकुलर होने की तारीफ पर एतराज़ था।
अय्यर कहते हैं कि जब मैंने उनसे पूछा कि मेरी तारीफ में क्या मसला है, उन्होंने कहा कि मनी तुम नहीं समझ रहे हो कि हिंदू मुल्क है। मैंने कहा बीजेपी भी यही कहती है। अय्यर की खुद नविश्त ये किताब इस वक्त मंजर आम पर आई है, द फर्स्ट 50 ईयर्स 1991 टू 1941, और बहुत सारी चीज़ें इस पर उन्होंने जो है शामिल की हैं, जिसमें पीवी नरसिम्हा राव को जो है पूरी तरह से हिंदुत्व के लीडर कहते हुए उन्होंने निशाने पर लिया है। नाज़रीन गिरामी, इधर वागनर से मुंसलिक मीडिया ने बताया कि निजी फौजी ग्रुप वागनर के बानी यूगेनी प्रिगोजिन इस कमर्शियल प्राइवेट जेट पर सवार थे जो बुध को रूस में गिरकर तबाह हो गया। इतलात के मुताबिक तैयारे में सवार तमाम 10 अफराद हलाक हुए हैं। रूसी हुकाम के मुताबिक बुध की शाम मॉस्को के शिमाल में गिरकर तबाह होने वाले एक प्राइवेट तैयारे में सवार मुसाफिरों की फहरिस्त में यूगेनी प्रिगोजिन का नाम भी शामिल है। ये तैयारा मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था और इसी दरमियान में जो है गिर करके तबाह हो गया। नाज़रीन गिरामी, ये वही वागनर ग्रुप है जो पुतिन का मुखालिफ था, और उसके बाद इस रहनुमा ने जो है पूरी तरह से अभी हाल ही में अपने ग्रुप को अलग करके यहाँ पर हालात ख़राब करने की कोशिश हुई थी। रशिया में बगावत सामने आई थी लेकिन उसको कुचल दिया गया। उसके बाद खुद इस वागनर ग्रुप के रहनुमा प्रिगोजिन ने खुद को जो है अलग कर लिया था, और किसी भी तरह का केस इनके खिलाफ दर्ज नहीं हुआ था, और उस वक्त क्या कुछ हुआ वो सारी तफसीलात हमने भी आपके सामने रखी थी। अब अचानक तैयारे में उनके हादिसे में हलाक की वजह से जो है एक बार फिर इस सिलसिले में कहीं कोई साजिश तो नहीं है, ये कहते हुए अलग अलग तरह के तबसरे पढ़ने को मिल रहे हैं। नाज़रीन, सन 2009 में गोवा पुलिस ने महानंद नायक को एक खातून का गला दबाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। असल में इस कातिल का नाम पड़ गया था दुपट्टे से कत्ल करने वाला, यानी दुपट्टा किलर। शादी का झांसा देकर इसने 16 लड़कियों को उनके ही दुपट्टे से कत्ल करने वाले सीरियल किलर की एक कहानी सामने आई है। सीरियल किलर नायक की जिंदगी किसी थ्रिलर वेब सीरीज से कम नहीं है। OTT प्लेटफॉर्म पर एक हालिया वेब सीरीज और महानंद की जिंदगी में बहुत सी चीजें मिलती जुलती नजर आती हैं। इस इंकिशाफ के बाद सयाहों के लिए मशहूर मकाम गोवा में खलबली मच गई थी। महानंद नायक, जिन्हें मीडिया में दुपट्टा किलर के नाम से जाना जाता है, लड़कियों को शादी के लिए तैयार करता और फिर उन्हें कत्ल कर देता। हाल ही में उन्हें उस शख्स को जो है पेरोल रिहाई मिली है, जिसकी वजह से ये बाब एक मरतबा फिर सुर्खियों में आ गया है कि इस कदर जो है खतरनाक मुजरिम को पेरोल पर किस तरह रिहाई मिल सकती है। क्या वो बाहर आने के बाद कहीं और लड़कियों को तो निशाना नहीं बनाएगा? इस तरह के सवालात उठ रहे हैं। दरअसल दुपट्टा किलर की एक कहानी एक बार फिर अलग अलग सुर्खियों के शाहिद होने का असल मकसद यही है कि इसको रिहाई मिली है पेरोल पर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महानंद रिक्शा चलाता था। सन 1995 में उसका पहला शिकार उसकी बीवी की बहन, उसकी साली बनी, जिसका नाम गुलाबी गांवकर था। गुलाबी की उम्र तकरीबन 30 साल थी। वो कपड़े सिलाई कर रही थी। उसका सर तन से जुदा कर दिया गया था और तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई थी कि एक दाढ़ी वाला शख्स उसके पास अक्सर आया करता था। इस शक की बुनियाद पर पुलिस ने महानंद को हिरासत में लिया था। फिर उसके बाद ऐसी कहानी सामने आने लगी कि जो है वो लगातार 16 लड़कियों को इसी तरह से शादी के झांसे में लेता और उन्हीं के दुपट्टे से उनको कत्ल कर देता था उनका इस्तेमाल करने के बाद। इस वजह से अब जब इस सिलसिले में जो है उसकी रिहाई और पेरोल की खबरें आ रही हैं तो जो है सवालात उठ रहे हैं कि किस कदर ख़तरनाक मुजरिम है, लेकिन इसको अब जो है रिहाई मिली है। नाज़रीन, बोर्ड के इम्तिहानात के सिलसिले में खबर आ रही है कि मरकजी हुकूमत ने बुध को नई तालीमी पॉलिसी के तहत तालीमी निज़ाम में बड़ी तब्दीलियों का ऐलान किया है। वजारत तालीम ने कहा है कि 2024 से 10वीं और 12वीं जमात के बोर्ड के इम्तिहानात साल में 2 बार लिए जाएंगे। ये तब्दीली नई तालीमी पॉलिसी के मुताबिक की जाएगी, जब इम्तिहान 2 बार लिया जाएगा। इसके बाद तलबा को दोनों में अपने बेहतरीन नंबर हासिल करने की इजाज़त होगी। वजारत तालीम ने बताया कि बोर्ड के इम्तिहान 2 बार कराने का निज़ाम NCERT ने तैयार किया। मरकजी वजारत तालीम ने 23 अगस्त को स्कूली तालीम के लिए एक नया निसाब जारी किया है। बताया गया है कि बोर्ड के इम्तिहान साल में 2 बार होंगे। इसके अलावा 11वीं और 12वीं के तलबा को 2 ज़बानी सीखनी होंगी। पैगैब नाज़रीन ग्रामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दी। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत
का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,